बच्चे नीट 2024 एग्ज़ाम हो चुका है और उसके ज़ूलॉजी का पोर्शन को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और क्या उसके आंसर हैं उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा स्टीराइड हार्मोन नहीं है। तो जब बात हार्मोन की है तो क्लियर इंडिकेट करता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्लास 11th की फिजियोलॉजी का पोर्शन है वहाँ से लिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉर्टिसोल जो कि एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली बात है वो स्टीराइड हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस प्रोड्यूस करेगी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटेम प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों ही स्टीराइड है। जो लास्ट का ऑप्शन है ग्लूकागोन जो कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका जो आंसर था वो था फोर्थ वाला। और चूँकि ये ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट सीरीज़ में, तो अगर ध्यान से मैं बोलूँ तो इसका आंसर था ग्लूकागोन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो कि क्लास 12th का क्वेश्चन है। और इसमें ये कहता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन जो है वो इंडिकेट नहीं करता कि फीमेल वर्जिन है या नहीं। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो इसके कॉन्फ्लिक्टर में है। वो कहते हैं कि हाइमन जो है वो टूट जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, मतलब जब वो इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करती है फीमेल तब। तो देखिए पहले पहले क्या था कि ट्रेडिशनली सोचा जाता था कि हाइमन वर्जिनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब साइंस को अहमियत दी गई तब इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया कि हाइमन जो है वो क्वाइटस के बिना भी ब्रेकडाउन हो जाता है। जब कोई फीमेल एथलीट हो, रनिंग करती हो, एक्सरसाइज करती हो, तो हाइमन तब भी टूट जाता है। तो पहले वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ओके है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपका आंसर वही होगा जिसमें लिखा होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। और वो जो ऑप्शन है वो दिखता है आपको थर्ड ऑप्शन में। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास 12th के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है और हमने क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस 100% किया हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो यूनिट 4 जो है क्लास 12th का, वहाँ से लिया गया है, बायोरिएक्टर बेस्ड है कि भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। बायोरिएक्टर पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखते हैं ताकि उनसे हमें यूज़फुल प्रोडक्ट मिले, राइट। ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, कल्चर नहीं करते हैं। तो अब बायोरिएक्टर जो है वो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बायोरिएक्टर कॉमनली यूज फॉर बायोरिएक्टर जो होते हैं आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, ये भी ठीक है। बायोरिएक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, तो ये बिल्कुल गलत है। बायोरिएक्टर जो है वो एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम इसमें होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है जिसमें ये बता रहा है कि स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, ये इसका आंसर आएगा क्योंकि ये इनकोरेक्ट है। तो बच्चे ये बात जो है सामने से क्लियर हो जाती है कि अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट लेना है तो हम उसको यूज़फुल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, स्टीयरिंग टाइप भी रखेंगे ताकि उसमें प्रोडक्ट वगैरह जो है अच्छे से हमें मिल जाए। लेकिन ये जो कल्चर वेस था वो उस पर फिट नहीं बैठता। अब 154 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल इतना आसान है, सिर्फ ये था कि आपने इनकी बॉन्डिंग, इनकी पेयरिंग करवानी थी। आपको पता था कि ए जो है नॉर्मली वो टी के साथ करता है, सी जी के साथ करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये कहता है कि जो अपोजिट स्ट्रैंड बना हुआ है वो आरएनए का है, क्योंकि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया हुआ है। तो ऊपर जो स्टैंड दिया हुआ है वो डीएनए का है और नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से बताता है बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। चूँकि मैं एक एक ऑप्शन पे जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो ये नंबर 1 वाला जो है ये इसमें एग्जैक्टली फिट बैठता है, क्योंकि बाकी आप पेयरिंग करोगे तो आपको दिखेगा किसी ना किसी जगह वहाँ पर पेयरिंग गलत हुई है जो कि अच्छे तरीके से नहीं है। तो ये एक नॉर्मल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई टफ या समझाने वाला मुझे इसमें लगा नहीं।
तो चलिए इसे छोड़कर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 155, ये अगेन एंडोक्राइन ग्लैंड से लिया गया क्वेश्चन है और इस बार ये असर्शन और रीज़न बेस्ड है। मतलब दो स्टेटमेंट होगी, एक में असर्शन दी हुई है और दूसरा आप देखोगे क्या उसका ये रीज़न स्पेसिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो चलिए असर्शन पढ़ते हैं। कहता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक्ट करता है तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। एंड लेडिक सेल इन मेल, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये लेडिक सेल के ऊपर नहीं करता। इट्स द लुटनाइजिंग हार्मोन जो लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करते हैं इन केस ऑफ मेल, नॉट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चूंकि अब इसका सेकेंड कंपोनेंट जो स्टेटमेंट 1 का वो गलत हो चुका है, इसका मतलब आपकी असर्शन गलत है। रीज़न को पढ़ लेते हैं। रीज़न में लिखा है कि जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वाइल इंटरस्टिशियल सेल जो है एंड्रोजन इन मेल प्रोड्यूस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब असर्शन गलत है बट उसका रीज़न जो है वो ठीक है। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन है 4th नंबर पर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने 5वां क्वेश्चन तक पहुंचे हैं बट 5 क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से ही डिराइव किए हुए हैं। तो चलिए 156 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो मैच लिस्ट के ऊपर बेस्ड है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। और ये जो है वो यूनिट 3 क्लास 12th में से लिया गया है। इसमें कुछ डिजीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे टाइफाइड है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेशमानियासिस के बारे में बताया गया जो कि एक प्रोटोजोन है। रिंगवर्म एक फंगस है और फ्लेयरेसिस जो है वो एक नीमेटोड है। तो मैंने बेसिकली इनके आंसर बोल दिए हैं, आप फिर से मैच कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ए के साथ मैच होता है 4th वाला। तो आप देखिए जितने भी आंसर उसमें से सेकंड वाला ही है जिसमें ए के साथ 4th वाला मैच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको इतना सा पता होता कि टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, और फिर आप देखिए बी के साथ 3rd वाला आ रहा है क्योंकि लेशमानिया जो है वो एक प्रोटोजोन है। फिर आता है रिंगवर्म एक फंगस है, मतलब सी के साथ 1 वाला है ना। तो ए के साथ 4th, बी के साथ 3rd, सी के साथ 1 और लास्ट में बच गया डी और निमेटोड बच गया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 था यही इसका आंसर था और बेहद ज़्यादा इजी था। अगर आप इन चारों में से सिर्फ टाइफाइड के बारे में ही जानकारी रखते तो आपका ये आंसर निकल जाता, आपको बाकी 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैच अभी तक के क्वेश्चनों में मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा, जिसमें इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी नहीं। तो 156 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अब क्या आता है। तो ये है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। कि भाई एक्शन पोटेंशियल जब हार्ट से गुजरती है तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस से होते हुए जाती हैं, पहले कहाँ से जाती है फिर कहाँ से, एंड सो ऑन तरीके से हम इसे बता सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले कहाँ इनिशिएट होता है, ऐसे नोड से। तो ई वाला पार्ट सबसे 1 आएगा। ठीक है, अब ई वाला पार्ट 1 आया हुआ तो देखो जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये कैंसिल हो जाते हैं। अब रह गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और 4, इनमें कंपेयर करना है। ऐसे नोड से होते हुए ये जाता है ए बी नोड की तरफ। ठीक, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं उसकी तरफ, मतलब ई के बाद आता है सी। और जैसे मैंने ई के बाद सी बोला तो क्लियर हो गया कि जो आपका चूज द करेक्ट सीक्वेंस दी है उसमें नंबर 1 वाला इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 4th वाले में ई के आगे ए दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ए बी नोड के बाद ये जाता है ए बी बंडल के पास, मतलब ए के पास, फिर ये जाता है बंडल ब्रांचेस के पास और फिर ये जाता है पुरकंजी फाइबर के पास। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस थी जो कि काफ़ी आसान तरीके से डाली हुई है। जिसको ऐसे नोड और ये जो बाकी इसके कंपोनेंट हैं इनके बारे में पता होगा तो वो आराम से निकाल सकता था। ये भी फिजियोलॉजी पोर्शन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो मियोसिस से लिया गया है। जी हाँ, सेल डिवीज़न जो मियोसिस है वहाँ से लिया गया है और इसमें मैच 1 को मैच 2 से करना है।
मैच 1 में आता है डायकाइनेसिस, पेचिटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन। ठीक है, तो पहले लिखा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड एंड अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो देखा जाए डायकाइनेसिस का ऑप्शन इन्होंने एज सच दिया नहीं है। चलो पेचिटीन के ऊपर आते हैं। तो पेचिटीन में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि पेचिटीन स्टेज में अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है पेचिटीन में बी के साथ फोर्थ। तो बी के साथ फोर्थ वाला जो है वो आपको दिखता है थर्ड ऑप्शन पे। जाइगोटीन पेयरिंग होती है और स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है सी के साथ 1 वाला। ठीक है, डी लेप्टोटीन है और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो थर्ड वाला। तो ये बिल्कुल आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो एक्यूरेटली फिट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ए के साथ सेकंड वाला, एक के साथ सेकंड था कंप्लीशन ऑफ टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। बी के साथ फोर्थ वाला पैकेटिन में नोड्यूल बनता है, सी के साथ 1 वाला और डी के साथ थर्ड वाला, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इस सीरीज का जो थर्ड नंबर था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। तो देखिए कहीं सीरीज में क्या होता है कि आप ऐसे मत लेके चलिए मैंने ये थर्ड बोला तो सबका थर्ड है। आप ऑप्शन को देखिएगा कि उन्होंने कॉम्बिनेशन कौन से शो किए हुए हैं। तो जो पेपर मैंने पकड़ा है इसमें ये थर्ड नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली फिट बैठ रहा है। इनिशियली मुझे लग रहा था कि डायकाइनेसिस का यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन करके लगा कि नहीं है, उसका ऑप्शन क्लियर है। तो आपका थर्ड नंबर ही एक्यूरेटली फिट बैठता है। अब 159 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसने लिखा है 3 टाइप ऑफ मसल जो है बताए हुए हैं ए बी सी में। ए वाला स्ट्राइएटेड है, बी वाला अनस्ट्राइएटेड है और सी वाला कार्डिक मसल है। आइडेंटिफाई करिए, करेक्ट मैचिंग कीजिए विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो ठीक है, चलो मैचिंग करते हैं। नेम ऑफ द मसल और लोकेशन, तो स्मूथ टो में है, स्केलेटन लेग में है, कार्डिक हार्ट में है। कार्डिक वाला तो ठीक था लेकिन ए और बी वाला गलत था। स्केलेटन जो है ट्राइसेप्स है, स्मूथ स्टोमक में है, कार्डिक हार्ट में है, ये तीनों ठीक है। स्केलेटल बाइसेप्स में है, इनवॉलंटरली इंटेस्टाइन है, स्मूथ हार्ट में है, ठीक है, ये गलत है। इनवॉलंटरली नोज टिप है, ये तो पहले से ही गलत है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है जिसमें लिखा हुआ है स्केलेटन मसल ट्राइसेप्स का, स्मूथ मसल स्टोमक में और कार्डिक मसल हार्ट का जो होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बेहद ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जिसमें तो कोई कमी पेशी की गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इतना ज़्यादा फोकस में नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे 9th-10th वाला क्वेश्चन डाला हुआ है जो बच्चे आराम से देख के समझ जाएंगे। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो अ, डाला हुआ है मसल्स को लेके, कि जिसमें हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट मसल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड अनस्ट्राइएटेड मसल और कार्डिक मसल, वहाँ से। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था जिसमें कोई भी दुविधा या बच्चों को असुविधा नहीं होनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन को करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। 160 क्वेश्चन मैच 1 मैच 2 है, और ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली बात है क्लास 12th का लिया गया है, जो प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के मेथड हैं वहाँ से। और ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, कॉपर रिलीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, और इम्प्लांट से अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो होपफुली उसे समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने क्लास में अगर मैं करेक्टली बोलूँ तो इम्प्लांट के ऊपर जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है वो बताया हुआ है। तो इम्प्लांट में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निकलता है, तो है ना। तो वो ऑब्वियसली बात है, अगर आप सिर्फ उसी को देखोगे डी के साथ सेकंड कौन सा है, तो आपको आंसर पता चल जाता है कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट थी। अगर आप अभी भी वो टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर इम्प्लांट में बताया गया होगा। और अगर आपको सिर्फ डी का सेकंड पता चल रहा है, क्योंकि मैंने क्लास में मुझे पता है कि मैंने ये डी की ही बात की होगी,
इतना टिपिकली डेप्थ में बाकी चीज़ों को नहीं लिया हुआ। तो एनी हो, अगर आप डी को देखते तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इसका बिना टाइम कंज्यूम किए मैं बोल देता हूँ, ये आंसर था फोर्थ ऑप्शन। तो अगर इसमें मैच करें तो ए के साथ थर्ड वाला आ रहा है लिप्स लूप, बी के साथ वन वाला आ रहा है मल्टी लोड 375, सी के साथ फोर्थ वाला आ रहा है LNG-20 और इम्प्लांट के साथ जो आ रहा है वो है प्रोजेस्टोजेंस। तो 160th क्वेश्चन आल्दो मुझे लग रहा है कि बच्चों को शायद थोड़ा टिपिकल लगा हो, लेकिन किस्मत से उनका एक ऑप्शन ऐसा था जो कि उनको ये क्वेश्चन आराम से करवा सकता था। तो 160 के बाद आगे फिर से मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो टिपिकल होगा या नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है और ऑब्वियसली बात है नीट ने इसे कैंसिल करवाया था टॉपिक को, लेकिन चूँकि पेपर वगैरह पब्लिश हो चुके थे पहले के, तो ये एज सच उसमें रहा होगा। तो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड को देखो। पहले में एंजाइम दिए हैं और दूसरे में बताया गया वो किसके ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे लाइपेज वो लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ऊपर एक्ट करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन के ऊपर मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर एक्ट करेगा। और अमाइलेज जो है शुगर है, तो वो किसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, बचा ही क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी से आप क्लियर कर सकते थे कि भाई जो ऑप्शन है वो क्या बनते हैं आपके। तो अगर आप सिंपल तरीके से लेके चले तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेटली फिट बैठता है कि ए के साथ सेकंड वाला आ रहा है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। न्यूक्लियस के साथ मतलब बी के साथ आपका फोर्थ आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली। सी के साथ प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है वन वाला, और डी के साथ थर्ड वाला आ रहा है दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई इतना ज़्यादा टफ था नहीं, क्योंकि सामने सामने ऑप्शन में इनके नाम में ही इनकी बॉन्डिंग का मतलब छिपा हुआ था। लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ेगा, है ना, तो लिपिड को तोड़ेगा तो एस्टर बॉन्ड ही टूटेगी। न्यूक्लियस है तो डीएनए को तोड़ेगा, तो डीएनए को तोड़ना होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। प्रोटीएज है तो पेप्टाइड बॉन्ड को ही तोड़ेगा, अमाइलेज है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही तोड़ेगा। तो मुझे लग रहा है अभी तक जो क्वेश्चन देखा, तो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अलावा जो कि एक टिपिकल क्वेश्चन था, अगर मैं अपने स्टूडेंट की बात करूं तो वो एक ऑप्शन की वजह से उसे निकाल सकते थे। अगर किसी ने वो भी छोड़ा हुआ था क्वेश्चन था वो तो मुश्किल हो गया होगा। अदरवाइज ये अभी का जो प्रेजेंट क्वेश्चन है 161 पर, ये तो बेहद ज़्यादा इजी था जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है। असर्शन कहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। बिल्कुल ठीक है, और इवन ये टीवी की एड में भी आते थे कि माँ का पहला गाढ़ा दूध जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे के लिए उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में क्या था कि पहले पहले लोग इसको ऐसे थ्रो कर देते थे, बच्चों को नहीं पिलाते थे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसे पिलाना चाहिए। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ये मैंने अभी अभी कहा है, मतलब असर्शन भी ठीक है और उसका रीज़न भी ठीक है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट जो है, तो चलिए हम आंसर में आते हैं। बोथ ए एंड आर कोरेक्ट, और आर इज़ अ कोरेक्ट एक्सप्लेनेशन। सामने सामने पहले वाला ऑप्शन पे ही मैं कह दूंगा कि ये इसका राइट आंसर है। बाकी जगह बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मदरली क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि मदर जब कोई बेबी पैदा होता है तो मदर अपना पहला दूध जो है वो उसे पिलाती ही पिलाती है, और डॉक्टर रिकमेंड करते ही हैं, और इसकी काफ़ी ज़्यादा जागरूकता भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ तो जाएंगे, लेकिन इन केस अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट हो कि भाई ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम थी असर्शन के केसेस में, तो मुझे लगता है रीज़न में जहाँ उन्होंने कोलेस्ट्रम वर्ड लिख दिया हुआ था, तो वहाँ पर ही उसे क्लियर हो जाना चाहिए था कि भाई ये कोलेस्ट्रम मतलब फर्स्ट मिल्क है जो ब्रेस्ट से निकलता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है इनिशियल स्टेजेस में। तो इतना ज़्यादा इसमें हैफेजर्ड वाली कोई बात थी नहीं। तो यानी वो होपफुली मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने
ये वाला क्वेश्चन आराम से किया होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे मुफ्त के नंबर दिला रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है ना। बाकी क्वेश्चनों में शायद आप थोड़ा स्ट्रगल करो, ज़्यादा सोचो, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं, और बेहद अच्छे तरीके से आपने इसे मैनेज किया होगा, ऐसा मैं होप कर भी सकता हूँ। तो चलिए 163 के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 162 के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ, और देखते हैं कि भाई ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए ये एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर आ गया। तो ह्यूमन एवोल्यूशन का अरेंज करो करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रीसेंट, बेहद ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्लास में बच्चों को 12th क्लास के बच्चों को मोस्टली ये क्वेश्चन सबसे एंड में पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे इस क्वेश्चन को भूलें ना। तो बिना आंसर देके मैं बता सकता हूं कि पहला जो है होमो हैबिलस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, मतलब ए के बाद डी आएगा, फिर होमो निंडरथैलेसिस आता है, और उसके बाद होमो सैपियन आता है सबसे एंड में। मतलब कि ए डी सी बी सीक्वेंस बनती है, जो कि आपके ऑप्शन में फिट बैठ रही है एट 4th नंबर ऑप्शन में। अगर आप सिर्फ इतना सा ही याद रखते कि पहला होमो हैबिलस है, और तब भी आप क्लिक कर जाते कि भाई हमारा कौन सा आंसर ठीक बैठता है, डेट इज़ 4th नंबर। और अगर मैं लेके चलूँ कि आपको पता होता कि मुझे होमो सैपियन का पता है सबसे एंड में है, तब भी आप क्लियर हो जाते कि फर्स्ट और फोर्थ में कुछ होना चाहिए, है ना। तो वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इतना टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होती है कि होमो हैबिलस आता है, इरेक्टस आता है, फिर निंडरथल आए थे, फिर होमो सैपियन है, और लास्ट में होमो सैपियंस आया है, जो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 4th इज़ द करेक्ट आंसर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम, जो मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था कि आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से किया होगा और 100% आपने इसमें नंबर गेन किए होंगे। चलिए 163 के बाद प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। वाओ, फाइनली सेल ऑर्गेनाइलिस में से क्वेश्चन आ चुका है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कंपेयर करके देखिए, तो पहला ही है एक्सोनीम। भाई ये तो फ्लैजिला और सीलिया में होता है, आपने देखा होगा, वो जो बाहर की कवरिंग होती है। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और फिर जो क्रिस्टे हैं, या फिर आप बोलते हो सैटेलाइट हैं, तो ये आप आराम से ऑप्शन चूज कर लोगे। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में दिखते हैं, और सैटेलाइट आपको क्रोमोसोम में दिखते हैं। तो इतना आसान है लिटरली कि मुझे लग रहा है कि ये नीट ने फिर से बच्चों को खुश करने के लिए ही क्वेश्चन डाला हुआ था। एनीहू आप देख सकते हैं कि ए के साथ एक्सोनीम के साथ सेकंड वाला पार्ट आता है, कार्ड व्हील के साथ आपका 1 वाला पार्ट आता है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड का ही पता है तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो 4th है वो उसका राइट आंसर था। फिर भी आगे बढ़ते हैं, सी क्रिस्टे था, वो माइटोकॉन्ड्रिया था, और डी सैटेलाइट जो है वो क्रोमोसोम का था। तो एग्जैक्टली आपका 4th ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। और लिटरली अनबिलीवेबल कि नीट ने कितने सरल तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल ऑर्गेनाइज से लिया था, मुझे लग रहा था कुछ टिपिकल क्वेश्चन होगा, शायद आगे टिपिकल क्वेश्चन आए भी, लेकिन ये बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और होपफुली बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए होगा कि शायद देखिए कितने आसान क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सके आप। तो जिन बच्चों ने अगर सीलिया फ्लैजिला छोड़ा होगा तो सेंट्रियोल भी पढ़ा होगा, वो भी देख सकते हैं। जिन्होंने क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया मतलब दो किसी स्ट्रक्चर को भी पढ़ा होता है ना, 2 सेल ऑर्गेनेलिस को, तो वो इसे आराम से निकाल लेते हैं, कोई दुविधा नहीं थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 164 जो कि मुझे अगेन बेहद ज़्यादा आसान दिखा, और अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं मैंने पहले ही भी बोला कि जो क्वेश्चन इंट्रायूट्राइन डिवाइस का था वो समवट टिपिकल लगा, अदरवाइज बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो मुझे क्लियर कट बेहद आसान क्वेश्चन लगे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ प्रोसीड करते हैं, और देखते हैं कि 165 में क्या पूछा गया है। तो जो नेक्स्ट है ये क्लास 11th में से लिया गया है, फाइलम में अगर हम बात करें तो। और फाइलम में अगर आपने बाकी नाम सुने या ना सुने हो, लेकिन आपने कुछ नाम पक्का सुने होंगे, जैसे कि मिक्सिन हैग फिश की कैटेगरी में आता है। मतलब बी को अगर 1 में डालते तो आपके पहले 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 4th वाला डिस्कार्ड हो जाता है। सी प्रिस्टिस है, प्रिस्टिस साफ फिश कहलाती है, मतलब सी के साथ सेकंड। तो जब हम सी के साथ सेकंड डालते हैं तो पहला
और फोर्थ वाला कैंसिल है। अब दूसरे और तीसरे में से कोई हो सकता है। डी जो है वो आता है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, तो वहाँ भी एक्यूरेटली बैठ जाता है। अब आता है ए के साथ आता है भाई एंजल फिश, ठीक है, तो मतलब ए के साथ थर्ड वाला, तो आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल फिट बैठता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इन चारों के बारे में जानकारी होगी तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो रियलिटी में देखा जाए तो स्कूलों में हम लोग इतनी एग्जाम्पलों को कोड नहीं करते। अगर बच्चे ने कोई रिफ्रेशर वगैरह पकड़ी होगी तो वहाँ से ये आसानी से कर सकता था। अदरवाइज स्कूल में हम जनरलाइज एग्जांपल देते हैं इनके कॉमन नेम के ऊपर। सब फिशेस के नाम मुझे नहीं लगता कि किसी ने सब करवाए होंगे। तो अगर आपने एक्सोसीटस का नाम सुना होता है कि वो फ्लाइंग फिश होती है, प्रिस्टिस साफ फिश होती है, मैगजीन जो है वो जो मैगजीन है ये हैग फिश होती है, देन ओनली यू कैन सॉर्ट आउट दिस क्वेश्चन। तो अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, ऑब्वियसली बात है मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल आसान था। हाँ, अगर किसी बच्चे ने ये कॉमन एग्जाम्पल में पढ़ा होगा तो ये इनके लिए काफ़ी आसान है। अदरवाइज मुझे लगता है ये एक मीडियोकर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि टिपिकली टफ तो नहीं है लेकिन मीडियोकर है कि मोस्टली बच्चे जो है वो कॉमन नेम को अवॉइड कर देते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी मात लग सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन के आंसर आपको पता हो तो ही ये सॉर्ट आउट हो रहा था। अदरवाइज मोस्टली ये मिलता जुलता था। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ मोस्टली मिलते जुलते थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। तो 165 क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर जिनको फिर भी समझ नहीं आई, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि टीरोफाइलम जो था वो एंजल फिश थी, मैगजीन हैग फिश थी, प्रेस्टिज साफ फिश थी और एक्सोसीटर जो है वो फ्लाइंग फिश थी। तो ये आपके क्लियर कट आपके ऑप्शन बनते थे। तो बच्चे 165 क्वेश्चन के बाद हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं 166 क्वेश्चन में क्या आता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 166, ये फिर से मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। देखिए लेफ्ट के नाम आपको चाहे अजीबोगरीब लग रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि पहली बार पढ़े हैं, लेकिन एक नाम देखिए जो पार्ट डी है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसे आप लिस्ट सेकंड के साथ जब कंपेयर करोगे तो आपने ये जीन थेरेपी में टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें आपने एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वो भी क्या था, उसमें भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती थी, एडिनोसाइन डी अमाइनेज एंजाइम की। आप देखिए अगर डी के साथ आप सेकंड लगाते हो ना, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को एडिनोसाइन डी अमाइनेज थेरेपी डेफिशिएंसी के साथ अगर आप अटैच करते हो तो आप नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से देखिए सिर्फ थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है वही दिखाता है डी का सेकंड के साथ। मुझे बाकी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन के साथ ही सूट करता है। डेट इज़ यहाँ पर दिखाया है ए को 3 के साथ, बी को 4 के साथ, सी को 1 के साथ और डी को सेकंड के साथ। तो जस्ट अगर आपने जीन थेरेपी भी पढ़ा होता अच्छे तरीके से तो ये आपका क्वेश्चन 100% रिलायबल आप निकाल सकते थे और होपफुली आपने निकाला भी होगा। तो चलिए इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ। बच्चे ये यूनिट 4 में से लिया गया है। टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसका एक्चुअली टीआई का मतलब ही क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो वाले प्लाज्मिड जो ट्यूमर इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन जो है वहाँ से हम इसे डिराइव करते हैं। चूँकि मैंने अभी नाम ही बता दिया टीआई प्लाज्मिड का नाम क्या है, तो आप देखिए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला है तो वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आसान सा है, सिंपल सा है, लेकिन बात वही है कि अगर आपने इसे बुक में एटलीस्ट पढ़ा होगा देन ओनली। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर प्रोसीड करेंगे 168 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 168 फिर से मैच है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करो। बड़े सारे ऑप्शन लिस्ट 1 में दिए हैं, बड़े सारे ऑप्शन लिस्ट 2 में भी दिए हैं। अब एक एक तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा वर्ड मैं यूज़ करूँगा जो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए, वो है रेडुला। देखिए मलस्क
के फाइलम में हमने पढ़ा था कि कई मोलस्क में रेडुला प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जो एक रेस्पिंग आर्गन का फंक्शन प्ले करता है माउथ में। तो अगर आप बी को ज्वाइन करते 1 के साथ, तो आप ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर बी आपने मोलस्का 1 के साथ लगाया हो तो वो पहले में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही है जो एग्जैक्टली फिट बैठता है। तो देखिए रेडुला को सिर्फ आप मोलस्का के साथ ज्वाइन कर लेते, अगर आपने मोलस्का फाइलम अच्छे से पढ़ा होता। तो बाकी आपको आते हैं नहीं आते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन ये श्योर था कि आपको ये आ जाता और वो 100% आता आपको, इसमें कोई दो राहे बात ही नहीं थी कि आप बोलोगे कि नहीं आएगा। सो जो प्लीरोब्रैकिया है, तो प्लीरोब्रैकिया जो आएगा ये आएगा नंबर टीनोफोरा के साथ। रेडुला जो वो आता है मोलस्का के साथ। फिर स्टोमोकॉर्ड जो है ये प्रेजेंट होती है हेमिकॉर्डेटा में। और एयर ब्लैडर जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, बोनी फिशेस में, ऑस्टियो इक्तिस जो फिशेस हैं इसमें होते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका आंसर बनता था। तो मोलस्का भी बड़ा होता है, मैं बता रहा हूँ, आपका ये आराम से सॉर्ट आउट हो जाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 169। ये क्वेश्चन भी बर्थ कंट्रोल से लिया गया है और ये इतना आसान है, ऑप्शन में ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि नेचुरल मेथड नहीं है या ट्रेडिशनल मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। अब क्वाइटस इंटरप्टस होता है कि जब कोई इंटरकोर्स कर रहा हो तो स्पर्म के रिलीज से पहले ही अगर वो पीछे हट जाए उसे क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है, आप कोई डिवाइस नहीं यूज़ कर रहे। पीरियडिक एब्सेंटिज्म भी होता है कि जब लग रहा हो कि भाई फीमेल जो है ओवम छोड़ रही होगी, आप उस वक्त उस इंटरकोर्स में ना पार्टिसिपेट करें। फिर आता है लेक्टोरल एमेनोरिया, ये भी नहीं, ये भी एक नेचुरल मेथड है कि फीमेल जब आफ्टर गिविंग बर्थ ए चाइल्ड तो मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पीरियड्स वगैरह नहीं होते हैं, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता। तो ये तीनों क्या थे, नेचुरल मेथड थे। लेकिन जो लास्ट का ऑप्शन है ये एक नेचुरल मेथड नहीं है, ये एक डिवाइस है जो कि फीमेल यूज़ करती है ताकि प्रेगनेंसी ना गेन की जाए, और इस डिवाइस का नाम है वॉलेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चूँकि इसमें लिखा हुआ था नॉट ए नेचुरल मेथड, तो वो फोर्थ वाला था। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था क्योंकि पहले 3 ऑप्शन क्लियर कट हैं और बड़े इजी डाले हुए हैं कि ये नेचुरल मेथड में आते हैं, लेकिन फोर्थ वाला जो था वो एक आर्टिफिशियल मेथड था टू कंट्रोल द बर्थ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 ये सेल डिवीज़न में से लिया गया है क्लास 11th से। आपको पता है सेल डिवीज़न जब होती है तो सबसे पहले इंटरफेस स्टेज आती है, इंटरफेस स्टेज के बाद कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आता है। अब इंटरफेस स्टेज में सबसे पहले G1 फेज आती है जिसे गैप 1 बोलते हैं, फिर S फेज आती है, फिर G2 और गैप 2 फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला आपका आना चाहिए था E वाला, E के बाद C वाला, C के बाद A वाला। अगर आप ये देखें तो ये आपको सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, और इसके बाद D वाला क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, और लास्ट में B वाला दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो एज पर दिस पेपर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो उसका करेक्ट आंसर है। कोई और सीक्वेंस किसी और पेपर में अगर शफल किया गया है तो आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया कि पहले ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 171 हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्लास 12th में से लिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अगर आपने हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही कहता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये इफेक्ट करेगा या नहीं। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करेगा। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पे जीन की माइग्रेशन होगी तो भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट हो जाएगा। और अगर वहाँ पर कांस्टेंट जीन पूल रहेगा, मतलब वहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो वहाँ पर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है, और ये भी काफ़ी इजी
वे से आपको डाला गया है ताकि आप इजीली से ऑप्ट कर सकें और नंबर गेन कर सकें। तो चलिए इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 172 जो है मैच है 1 को 2 के साथ, और ये मैं देख रहा हूँ लिस्ट 1 में जो है पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और लिस्ट 2 जो है वो उसके बारे में बता रहा है कि वो काम क्या करता है। तो आपने इसके साथ मैचिंग कर, तो जब आप मैच करोगे आप देखोगे सबसे पहले पोन्स दी है। पोन्स मतलब ब्रिज है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा आएगा, ये आएगा कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, मतलब ए के साथ थर्ड वाला, राइट। फिर आता है बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, मतलब फोर्थ वाला बी के साथ 4। सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब सी के साथ सेकंड वाला। और फिर लास्ट में आता है सेरिबेलम, और ऑप्शन भी लास्ट ही बच गया हुआ है, मतलब लिस्ट सेकंड में से। वो है प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स रेगुलेट पॉस्चर एंड बैलेंस। तो एज सच ऑप्शन में देखा जाए तो एज पर दिस पेपर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो फिट बैठता है, और यही इसका राइट आंसर था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 173। अगेन मैच किया गया है, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 के साथ। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है क्लास 11th में वहाँ से लिया गया, और काफ़ी इजी है अगर बच्चों ने इसे थोड़ा भी देखा होगा, क्योंकि क्लास में ये टेस्ट में भी हम लोग बड़ी बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है ये ज्वाइन होगी आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ। दूसरा था फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम, ये होगा आपका फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम है, मतलब ये आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम चौथे वाले के साथ। सी के साथ जो है कि वाइटल कैपेसिटी ये क्या होती है, ये आएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। और डी जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये आएगा आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेस्ड ऑन दैट आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 174 जो है यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस ये तो है ही है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये भी है। गाउट बिल्कुल भी नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी नहीं है, लेकिन सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस ये भी है, मतलब ए बी और ई वाला ऑप्शन। तो इसके बेसिस के ऊपर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 175 ये कहता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है फैलोपियन ट्यूब का, और यूट्राइन फंडस, इस्थमस, इनफिंडिबुलम, एम्पुला। देखिए इस्थमस हो गया, इनफिंडिबुलम हो गया, एम्पुला, ये तो फैलोपियन ट्यूब की कंपोनेंट है, बट क्लियरली है यूट्राइन फंडस यहाँ लिखा हुआ है, ये यूट्रस का कंपोनेंट है। फंडस वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर आना था, बिकॉज यूट्राइन फंडस इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 176, और देखिए मैंने जो इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब में डाला भी हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉइंट्स में से लिया गया क्वेश्चन है। अब देखिए जॉइंट्स लिस्ट 1 में दिए गए हैं, और उसके आगे बताया गया कि ये कहाँ का जॉइंट है, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजियस जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाला भी है और बार बार बच्चों को बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा आंसर ही बता देता हूँ। ये इसका जो फोर्थ वाला है जिसमें बताया गया है कि ए को आप थर्ड के साथ ज्वाइन कीजिए, बी को 1 के साथ ज्वाइन कीजिए, सी को 4 के साथ ज्वाइन कीजिए, और डी को सेकंड के साथ ज्वाइन कीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये वीडियो में टॉपिक बनाया था तब मैंने ये एग्जाम्पल कोड अप भी की हुई हैं, और इवन इस यूनिट का सिर्फ यही टॉपिक मैंने डाला हुआ था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नीट में भी आता है, और एज वेल एज ये आपके बोर्ड में भी आएगा। तो सो इसकी एक्सप्लेनेशन में इतना ज़्यादा दूंगा नहीं, ना ही टाइम वेस्ट करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कि फ्लिपर आता है पेंगुइन। पेंगुइन के जो फ्लिपर होते हैं और डॉल्फिन के जो फ्लिपर हैं
ये कौन सी एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं? अडॉप्टिव रेडिएशन को, नेचुरल सिलेक्शन को, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को? तो देखिए, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है सेम टाइप के करेक्टर को एक्वायर करने की कोशिश करें उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, और इसका ऑप्शन जो है थर्ड वाला जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 178, जो कि दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड 2, आपने देखना है कि इनमें से कौन सी ठीक है या कोई एक गलत है या दोनों गलत है, दोनों ठीक है, वटेवर। स्टेटमेंट 1 कहता है कि इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ सिंगल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर epithelium and increase the surface area for reabsorption। ये भी गलत है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर आता है। जो बच्चे फील कर रहे होंगे कि सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही थी, तो बच्चे ध्यान से देखना, वहां कुबाइडल एपिथेलियम है, कॉलमनर नहीं। ठीक है, यहाँ पर कॉलमनर दिया हुआ है। तो एनी हो, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179 में क्या पूछा गया है और क्या उसका करेक्ट आंसर आता है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए और आपको सुनते वक्त बोर ना फील हो। तो चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। कॉकरोच के बोथ सेक्सेस में क्या होता है कि पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। तो ऑब्वियसली बात ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये दोनों सेक्सेस की बात कर रहा है और एनल सर्काई की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो था वो सेकंड ऑप्शन आता है, दैट इज 10th सेगमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 180 आता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को बड़ी ज़्यादा पिक कर रहा होता है तो कौन सी फेवरेबल कंडीशन है? तो वहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा चाहिए और लेसर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो नेचुरली बात है, ये ऑप्शन नंबर 2 ही है जो कि ये चीज़ें प्रदान कर रहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा दिया जाए और लेसर कर दिया जाए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। तो ये कहता है कि द फॉलोइंग डायग्राम जो है शो कर रहा है रिस्ट्रिक्टेड साइट इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, जो कि PBR 322 है। फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई जीन का क्या रोल होना चाहिए। और जो एक्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंट्रोल करता है नंबर ऑफ कॉपी कितनी होनी चाहिए लिंक टू DNA, और वाई जो होता है वो प्रोटीन इन्वॉल्व करता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए। तो एज सच जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे जो हैं वो पढ़ते भी हैं इसे क्लास 12th में। तो लिस्ट 1 में सिंड्रोम दिए हैं, डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और लिस्ट 2 में बताया गया किसकी वजह से है, मतलब कौन सा क्रोमोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें मैं डायरेक्टली आंसर ही बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी आसान है। आप जो नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है। जो अल्फा थैलासीमिया है ये होता है 16 क्रोमोसोम की वजह से। जो बीटा थैलासीमिया है और ये होता है 11th क्रोमोसोम की वजह से। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है डी ऑप्शन का जो है, तो वो होता है आपका ऑब्वियसली बात है एक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो ही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 183, ये 11th क्लास के जो फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के, वहाँ से लिया गया है। कहता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ो। एनलिडा ट्रू सिलोमेट होते हैं, बिल्कुल ठीक। पारीफेरन सीडो सिलोमेट होते हैं, गलत। एस्कालोमेंथिस ए सिलोमेट होते हैं, गलत। प्लेटीहेलमिंथिस जो है सीडो सिलोमेट होते हैं, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करो। तो ऑब्वियसली बात है ए वाला ही जो ऑप्शन है एनलिड आर ट्रू सिलोमेट, ये ठीक है, बाकी गलत है। तो एज पर दिस जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें लिखा है ए ओनली, दैट वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 और इसमें दिया गया है लिस्ट 1 कॉमन कोल्ड हीमोज्वाइन विडल टेस्ट एलर्जी। ये आपका थर्ड यूनिट क्लास 12th में से लिया गया है।
और सामने इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरस की वजह से होता है, आपको भी पता है, ठीक है। और फिर आता है हीमोजॉइन, ये प्लाज्मोडियम में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है विडल टेस्ट, विडल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए परफॉर्म किया जाता है, और एलर्जी जो है वो डस्ट माइट की वजह से हो सकती है। बेस्ड ऑन डैट देखिए ए के साथ थर्ड वाला, तो वो ऑप्शन नंबर 1 और 3 वाला बैठता है। बी के साथ 1 वाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है फिट बैठ रहा है, तो आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। फिर आता है मैच लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड को। लिस्ट 1 में डिफरेंट ड्रग्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में आगे उसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप लोग देखोगे ज्वाइन करके कि भाई कौन सा ऑप्शन कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो कोकेन है तो इसको आप देख सकते हैं एरिथ्रोजाइलम में। जो बी है हीरोइन जो है वो आता है फोर्थ वाले के साथ, जिसका नाम है पेपावर सोमनीफेरम। जो सी है मॉर्फिन, ये होती है इफेक्टिव सीडेटिव इन सर्जरी। और जो डी है वो आता है सेकंड में कैनबिस सैटिवस मार्जुना जो होता है। तो 4 वाज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। ये स्टेटमेंट है, गास कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनिटली। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गास प्रिंसिपल कहता था कि दो मतलब कोई दो स्पीशीज जो एक ही रिसोर्स के ऊपर डिपेंड हो वो एग्जिस्ट कोलेक्टिवली नहीं कर सकती, लेकिन ये कहता है कि दो स्पीशीज डिफरेंट रिसोर्सेज, वो स्टेटमेंट गलत आ गई। अकॉर्डिंग टू गास प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बेस्ड ऑन डैट आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, वो इसका करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है 187 नंबर का, नंबर मतलब सीरियल नंबर। तो द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेड। तो नॉन कॉर्डेड की क्या स्टेटमेंट जो नीचे दी गई है। फेरनिक्स इज परफॉर्टेड बाय गिल slits, notochord is absent, central nervous system is dorsal, heart is dorsal, postannal tail is absent. Choose the most appropriate answer from the following option. तो देखिए इसका जो आंसर आता है वो आता है नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है, हार्ट इज डॉर्सल, और ई वाला जो है पोस्ट एनल टेल जो है एब्सेंट है, मतलब BDE। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। फिर से ब्रेन से क्वेश्चन लिया गया है, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कैलोसम, ठीक है, जो कि करेक्ट है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिब्रम, सेरिब्रम, यहाँ पे सेरिविलम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो चुका है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एप्रोप्रिएट था। मैच 1 को मैच सेकंड करना है, मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच कीजिए। स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, तो वो तो क्रॉप होता है, ठीक है, मतलब ए के साथ सेकंड वाला। फिर आता है रिंग ऑफ 6 ब्लाइंड टेब्यूल एट द जंक्शन ऑफ फॉरगेट एंड मिडगट। फॉरगेट और मिडगट जो इंसेक्ट हैं इसके जंक्शन में जो आता है वो होता है गैस्ट्रिक सीका, मतलब बी के साथ सेकंड वाला। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो वो आता है आपका थर्ड वाला मालफिजियन टेब्यूल। और डी वाला द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड, उसे गिजर्ड कहा जाता है, डी के साथ पहले वाला। तो एज सच अगर आप देखा जाए तो अगर आपको पहले का पता होता स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड वो क्रॉप होता है, तो एक साथ फोर्थ वाला, तो आप देखते हैं पहला और थर्ड ऑप्शन आपके लिए रह जाता, सेकंड और फोर्थ तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता। फिर अगर आप देखते हैं कि भाई आपको डी वाला पता है तो भी ऑप्शन इंटैक्ट रहता, लेकिन अगर आपको बी वाला आंसर पता होता तो आप निकाल पाते कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो सकता था, ठीक है, और वो ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पर मैच दिया है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर दिया गया है, एक्रोमेगाली,
कशिंग सिंड्रोम और क्रिटिनिज्म, जिनके एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्वेश्चन लिया गया है। ये डिजीज़ के नाम हैं और आपने बताने हैं ये किसकी वजह से होते हैं, मतलब क्यों होते हैं। चूँकि ये क्लास में काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है, मैं फिर से इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है बिलो रिगार्डिंग जस्टा मेलोरी नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लास 11th में से लिया गया है। जस्टा मेलोरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉलमा ब्रिटनी में प्रेजेंट होते हैं, गलत है। रीनल कॉर्पसल ऑफ जस्टा मेलोरी नेफ्रॉन जो है लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला, गलत है। लूप ऑफ हैनली जो होती है जस्टा मेलोरी नेफ्रॉन है, रन डीप इनटू द मेडुला, बिल्कुल ठीक है। जस्टा मेलोरी नेफ्रॉन जो होते हैं आउट नंबर था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 192 जो कह रहा है कि रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन, क्लास 11th में से एंजाइम में से लिया गया है। तो करेक्ट सीक्वेंस स्टेप क्या होंगे जो दिए गए हैं, राइट। तो ये जो 192 का क्वेश्चन है ये एंजाइम से लिया गया है, 11th क्लास का क्वेश्चन है। और इसमें सीक्वेंस को आपने बनाना है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। आपको पता है सबसे पहले एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की बॉन्ड टूटती है, एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो बेस्ड ऑन डैट ई आएगा पहले, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा और फिर बी वाला, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो उसका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 193 लिस्ट 1 है, लिस्ट सेकंड है। तो यूनिसेलुलर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सामने बताया गया है ये एपिथेलियम किस में होते हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करके मैं बता सकता हूँ इसका जो आंसर है वो 3rd है। आप आराम से इसे मैच करते रहिए, लेकिन यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 194 में जो है वो लिस्ट 1 में डिफरेंट एरा है, लिस्ट सेकंड में बताया गया कि भाई मैच करो कौन से ऑर्गेनिज्म किस एरा में आए होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मीजोजोइक, प्रोटीरोजोइक, कोइनोजोइक एंड पैलियोजोइक एरा दिया हुआ है। अगर मैं प्रॉपर तरीके से यूज़ करूँ तो सबसे पहले प्रोटीरोजोइक एरा की बात करते हैं। इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट आए थे, मतलब बी के साथ 1। प्रोटीरोजोइक एरा के बाद हम बात करते हैं मीजोजोइक एरा की, मतलब ए के साथ। तो ए के साथ आता है बर्ड्स एंड रेप्टाइल जो है वो बने थे मीजोजोइक एरा में। फिर आता है पैलियोजोइक एरा, मतलब डी वाला। और पैलियोजोइक एरा में फिशेस और एम्फीबियन आए थे, तो डी के साथ सेकंड। फिर लास्ट में आया था कॉनेजोइक एरा जब मैमलराइज हुए थे। बेस्ड ऑन डैट आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195, इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड दी गई है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट सेकंड बोलती है कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेटिवली लेस परमिएबल है अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो ये गलत है। तो इट मीन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 सर्कुलेटरी सिस्टम का ईसीजी के कंपोनेंट से लिया गया है, क्लास 11th। पी वेव, क्यूआरएस, टी वेव और टीपी गैप, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि भाई इस टाइम पे क्या हो रहा होगा। पी वेव सबसे पहले जनरेट होती है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा अगर सबसे पहले जनरेट होगी, तो ये होगा डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। फिर क्यूआरएस वेव, तो क्यूआरएस वेव में क्या हो रहा होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर टी वेव में रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी और पी के बीच का जो गैप है, तो वहाँ पर क्या होता है, हार्ट मसल जो है इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो उसका राइट आंसर था। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। स्टेटमेंट 1, बोन मैरो इज द मेन लिम्फाइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी ठीक है। मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198, इसने बताया है कि भाई आइडेंटिफाई करो करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान,
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में और डी में क्या आएगा। एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और वहाँ पर आपने फिलअप करते रहना है। तो ये लिखता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और दूसरा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, एफएसएच, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड में से कोई इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो किस पे एक्ट करता होगा, बी में क्या आना चाहिए। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है, राइट। तो मतलब यहाँ पर आएगा लेडिक सेल, बी वाली जगह। अब देखिए लेडिक सेल जो है थर्ड ऑप्शन में नहीं है, वहाँ सर्टोली सेल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 यही इसका करेक्ट आंसर है, जो अभी तक आराम से निकल चुका है। थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये कहता है कि भाई सी, मतलब सी में क्या आना चाहिए। तो ए ही सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ए में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, वो एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर। तो मतलब यहाँ सर्टोली सेल्स आएंगे। और बाद में डी ऑप्शन में क्या आएगा, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस आएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है एज पर डैट ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ। 199 में बताया हुआ एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, मदर का A पॉजिटिव है तो चाइल्ड का O पॉजिटिव है। तो क्या जीनोटाइप हो सकता है। देखिए अगर मदर का B पॉजिटिव है और फादर का A है तो बच्चे का O तभी हो सकता है अगर मदर का O B था और फादर का O A था। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी जो है वो फिजिबिलिटी नहीं हो सकती थी। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए ओनली। इसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है 200 वाला। तो देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। ये मैच है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में दिया है RNA पॉलीमरेज 3, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, टाटा बॉक्स, ठीक है। और दूसरी साइड दिया गया स्प्लाइसोम राइबोज न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, प्रमोटर, रो फैक्टर एंड स्प्लाइसोम RNA tRNA। तो अब आपने इसको ज्वाइन करना है। RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये 4th के साथ ज्वाइन कीजिए, टर्मिनेशन जो है वो 3rd के साथ ज्वाइन कीजिए, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन को आप 1 पे ज्वाइन कीजिए और टाटा बॉक्स को आप 2nd के साथ ज्वाइन कीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बच्चे अर्लियर मैंने क्वेश्चन को बड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लग रहा था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो कुछ क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली आंसर बोल के ख़त्म किया हुआ है। लेकिन वो वाले क्वेश्चन क्लास में एटलीस्ट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, डेट इज़ वाई मैंने इसको एक्सप्लेन करना जो है वो छोड़ा टाइम को बचाने के लिए। सो डैट वाज ऑल अबाउट नीट सॉल्विंग ज़ूलॉजी कंपोनेंट 2024। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो प्रायोरिटी में 11th के पोर्शन को सॉर्ट आउट करेंगे जो क्लास में चलता जाएगा, और 12th वाले बच्चे देख लेंगे कि उनके कितने आंसर ठीक है। थैंक यू बच्चे।